हाय वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचएमपीवी वायरस है उसके बारे में। एचएमपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये वायरस जो है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसको कोविड-19 की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है और ये चाइना से ही आउटब्रेक हुआ है। कंफर्म केस इसका 21 में आ चुका है, बट ये अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इंडिया में भी इसके कुछ केसेस मिल चुके हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है और कैसे ये फैलता है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं और क्या हम लोग प्रिवेंशन मेजर्स जो है अपना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस है क्या। तो ये एक स्मॉल जर्म है जो कि खुद अपने कॉपीज़ बनाता है और ये हमारे सेल्स को यूज़ करके अपने कॉपीज़ को बनाता है और एचएमपीवी कॉज़ करता है। तो ये जो इसका ग्रुप जो है वो सेम है जो कॉज़ करता है आरएसवी, मीज़ल्स और मम्प्स। और ये जो वायरस है यूजुअली कोल्ड के सिमिलर ही जो है सिम्पटम्स जो है वो कॉज़ करता है। तो थोड़े बहुत सिम्पटम्स जो है ना कॉमन कोल्ड के इसमें देखने को मिलते हैं, तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं कॉमन कोल्ड और एचएमपीवी को लेके। तो आप लोगों को सीवियरिटी देखना है। अगर नॉर्मल वे में ठीक हो जा रहा है तो वो कॉमन कोल्ड हो सकता है, बट जो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो टेस्ट तो करवाना होगा ताकि पता चल सके कि ये नॉर्मल कोल्ड है या एचएमपी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है मेटा न्यूमो वायरस का। तो इसमें रनी नोज़ होगा या स्टफ़ी नोज़ हो सकता है, कफ़ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, व्हीज़िंग हो सकती है, फ़ीवर और रैश भी हो सकता है। तो इतने सिम्टम्स हो सकते हैं मोर और लेस। लगभग ये एचएमपीवी में जो है सेम ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसमिट ये कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से फैल सकता है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है अगर डायरेक्ट टच करते हैं किसी को तब, या फिर जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके थिंग्स को, कंटामिनेटेड थिंग्स को आप टच करते हैं। मान लीजिए वो कफ कर रहा है, स्नीज़ कर रहा है या उससे हाथ मिलाते हैं, हग करते हैं या किस करते हैं। तो इन सब कंडीशन से आपको भी जो इन्फेक्टेड पर्सन से है वो ये वायरस आपके शरीर में जा सकता है। अगर आप टच करते हैं उसके टचिंग सरफेसेस के या ऑब्जेक्ट्स को, मान लीजिए वो फ़ोन यूज़ कर रहा है या डोर हैंडल यूज़ कर रहा है, कीबोर्ड या टॉयज़ यूज़ कर रहा है और सेम चीज़ को आप टच करते हैं तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो डायरेक्ट या फिर उसके कंटामिनेटेड आइटम्स को छूने पे ये आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है और आपको भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। और रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है, जो वेनरेबल हैं उनको ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये वैसे तो ये सभी लोगों को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बट जो सीवियर केसेस हैं वो हो सकते हैं अगर बच्चा है वो 5 साल से नीचे का और ख़ास करके वो प्रीमेच्योर बेबी है तो इसमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर वो 65 प्लस है, 65 प्लस एज है यानी ओल्ड एज ग्रुप वाले ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस बीमारी के लिए, और जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, वीक इम्यून सिस्टम वाले। तो कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि हो गए एचआईवी, कैंसर और मेडिकेशंस जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। वैसे मेडिकेशन लेने वाले भी पर्सन जो है इस बीमारी के लिए केस को ज़्यादा को जल्दी हो सकता है। और जिनको अस्थमा या सीओपीडी है तो उनको भी ये बीमारी जल्दी फैल सकता है और वो रिस्की पर्सन होंगे जिनको ये सारी चीज़ें इस सब कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, अगर ये बीमारी हो सकती है तो उसके बाद क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन कॉजेज़ करता है, जिसमें आपको कुछ जो सीरियस इशू हो सकते हैं वो है, जिसमें आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन का भी नीड हो सकता है। तो उसमें से है आपका ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, न्यूमोनिया या फिर ईयर इन्फेक्शन जो कि ओटाइटिस मीडिया भी है। तो ये सब चारों केसेस आपकी कॉम्प्लिकेशन में
हो सकता है। अगर HMPV वैक्सीन से आप इन्फेक्ट होते हैं तो ये चारों में से कोई भी एक हो सकता है, या फिर 2 भी डिजीज़ जो होते हैं वो आगे चल के आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस जनरली हम लोग सिम्पटम बेसिस पे करते हैं या फिर हेल्थ हिस्ट्री देख के। बट अगर टेस्ट की बात की जाए तो वही स्वाब टेस्ट होगा। स्वाब टिप स्टिक होगा, जो कि सैंपल लेंगे नोज़ या थ्रोट से, और लैब लैब जो टेस्ट होगा वो होगा इस वायरस को पहचानने के लिए। तो बट कुछ केसेस में ब्रोंकोस्कोपी भी किया जा सकता है और आपके लंग्स के चेंजेस को भी देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट में अभी आ रही हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो जनरली जो है कोई एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है अभी तक आया है इस डिजीज़ के लिए, बट पीपल जो है मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स को। जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, घर पे भी इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर कंडीशंस थोड़ा-सा नॉर्मल रेंज में रहे, तो आप लोग घर में भी इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। बट अगर चिल्ड्रन आपका बहुत ज़्यादा सीवियरली इल है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना होगा, जहाँ पे आपको पूरा क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी, और जो कि आपके बच्चे को ठीक होने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो आईवी फ्लूइड दे सकते हैं वो लोग, क्योंकि जो डायरेक्टली आईवी फ्लूइड्स डिलीवर होते हैं वो बच्चे को हाइड्रेटेड रखेंगे, या पेशेंट को हाइड्रेटेड रखेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिया जा सकता है। तो स्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो प्रॉब्लम को थोड़ा-सा ईज़ कर सकता है, उसके सिम्पटम्स को रिड्यूस कर सकता है। और कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है, जैसे पेन रिलीवर हो गया, डिकंजेसेंट हो गया, या कफ सप्रेसेंट हो गया। तो ये सब भी सिम्पटम्स को रिलीव करेंगे। बट ये मेडिकेशंस जो किड्स को अगर दे रहे हैं तो उससे पहले पहले पीडियाट्रिशियन का सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि कुछ जो ड्रग हैं वो एडल्ट्स के लिए तो अच्छे होते हैं, बट बच्चों के लिए सही नहीं होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो हम लोग थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो कैसे कम करेंगे इसको? तो हम लोग को जो है ना, बार बार हाथ को सोप और वाटर से साफ करना है। थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ भी इधर उधर की चीज़ें छूने पे हम लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सोप वाटर से हैंड को धो लें, और मास्क का यूज़ करें। अगर मास्क का आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं तो नोज़ और माउथ को कवर करना है एल्बो से, ना कि अपने बेयर हैंड्स से। अपने खाली हाथों से आँख और नोज़ को टच नहीं करना है। जब भी आप कफ करें या स्नीज़ करें तो बेयर हैंड्स का यूज़ नहीं करना है, और अगर कवर करना है नोज़ और माउथ को तो एल्बो को यूज़ करना है। ठीक है? और जो भी पर्सन ये आपका इन्फेक्टेड है उसके अराउंड जाने से आप लोग बचें, क्योंकि वो सिक हैं, और तो वो फैला सकते हैं आपको बीमारी, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और जिनको कोल्ड भी है या अदर कंटाजियस डिजीज़ हैं तो उनके अराउंड जाने से बचें। और मास्क तो पहनना ही है, अगर आप सिक हैं तो भी और नहीं सिक हैं तो भी। अगर सिक हैं तो फिर दूसरे को नहीं फैले, और अगर सिक नहीं है तो दूसरे से आपको डिजीज़ नहीं फैले, तो इसलिए मास्क का यूज़ ज़रूरी है। और जो आपको कोशिश करना चाहिए अपने फेस को, आइज़ को, नोज़ को और माउथ को टच नहीं करें, क्योंकि ये टच करने पे ही फैलता है। और हो सके तो फूड जो है वो शेयर नहीं करिए एक दूसरे से, या फिर दूसरे के यूज़ किए हुए बर्तन्स को यूज़ नहीं करें। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स थे। बट कब आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना है? तब जब आपके सिम्टम्स जो हैं वो घर में ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और जो कंडीशंस हैं, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिंड्रोम्स हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो घट नहीं रहा है। आप कितना भी मेडिकेशन कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट नहीं रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और कुछ दिनों में जो है इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है, बार बार दे रहे हो दवाई, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इन सब केसों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वहाँ पे हो सके तो एडमिट रहिए, या डॉक्टर्स के क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहिए, उनके एडवाइस पे ही काम करें। और अगर फीवर भी 3 दिन से ज़्यादा का हो गया है तो आपको जाना होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।